नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट मैंने इसलिए बोला है कि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ या फिर जितना भी सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ हर एक वीडियो के अंदर, वो सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद में ऐसा होता है। मैं ये देखता हूँ कि एग्जाम में कहाँ कहाँ पर कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी पर्टिकुलर एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो किस प्रकार से माइंड के साथ खेलती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो अब क्या है, जीके का फंडा है, अब नहीं आएगा अंडा। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं जीके में फंसते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस करना ये है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम क्वेश्चंस कैसे कवर करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर उसका अर्थ समझते हैं और साथ में उसका हम सॉल्यूशन कवर करते हैं। टारगेट हमारा क्या है भाई, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जीके के, तो हमारा टारगेट हमेशा फुल बटा फुल रहता है। हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 आएंगे, 7 आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम वही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो पूरे आपके पूछे जाने की संभावना है, और टारगेट रहेगा हमारा फुल बटा फुल। यही प्रश्न क्यों आते हैं, क्योंकि इनके पास में क्वेश्चन बैंक होता है, बार बार वही क्वेश्चन को ये रिपीट करते हैं। तो वही हम कवर करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी की आप तैयारी करना चाहते हो या फिर हरियाणा ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर रिपीट होने वाला है। अब क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, ये आपसे पूछा है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर लोकसभा। इसका पहले डीएनए करते हैं। यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और साथ में अगर पद से कौन हटा सकता है की बात की जाए तो सबसे पहले आप हटाने की बात करते हैं। देखो, अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसे कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसे कहते हैं अपन महाभियोग की प्रक्रिया। इंग्लिश में इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। संविधान का जो आर्टिकल नंबर 61 है, 61 है, उसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने की चर्चा की गई है। और साथ में अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से अपना रखा है, यानी कि इसका स्रोत क्या रहेगा। तो स्रोत रहेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका से हमने अपनाया कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, और हटाने की बात कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 61 में है। इसको तो आप स्टार मार्क कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वो आर्टिकल्स भी कवर करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हटाने की बात की जा रही है तो कौन हटाएगा, पावर किसके पास में है। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो तो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के पास ही पावर होती है। चुनाव के टाइम पर भी संसद पार्टिसिपेट करती है। लेकिन संसद की बात की जाए तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं बार बार कि सर दो हाउस होते हैं। एल एस लिखा है मैंने तो मतलब बनता है लोकसभा, और लिखा है मैंने आर एस तो मतलब बनता है रॉयल स्टैग। अरे नहीं बाबा, रॉयल स्टैग नहीं बनता है, आर एस मतलब राज्यसभा बनता है। अब लोकसभा की बात करें, संसद का, पार्लियामेंट का एक हाउस होता है, और ये जो हाउस है इसके अंदर वर्तमान में कुल मिला के 543 सदस्य हैं, जिन्हें आप एमपीज कहते हैं। वहीं पर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी वर्तमान में 245, ये आंकड़ा आपको याद करना है एग्जाम के लिए, 245 एमपीज है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। अब हमने पढ़ा कि संसद पद से हटाती है, बिल्कुल सही बात है। महाभियोग की प्रक्रिया है, सही बात है। लेकिन कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करता है, तो जितनी संख्या मैंने आपके सामने लिखी है 543, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यसभा की 245, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, प्लस कर दूं, तो आप मेरा सहयोग कीजिएगा प्लस करने में। 5 और 3 होते हैं 8, 4 और 4 होते हैं 8, और 5 और 2 होते हैं 7। यानी कि कुल मिला के जो आंकड़ा मेरे सामने पेश हुआ है वो है 788 एमपीज। अब यहाँ से सर प्लस तो आपने कर लिया, लेकिन अच्छी बात क्या है,
ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है दोस्तों, जब हम चुनाव पढ़ते हैं राष्ट्रपति का, चुनाव पढ़ते हैं, तो चुनाव के टाइम पर कहा जाता है क्या? कि देखो भाई, पार्लियामेंट के संसद के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छी बात है। चुनाव होता कैसे है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब कि आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो पार्टिसिपेट करता कौन है? इसके लिए बनता है एक निर्वाचक मंडल। ओ बाप रे, निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल वो होता है कि जो सबसे या फिर पहले से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। आज तक ये बात आपने किसी भी वीडियो के अंदर या फिर किसी भी टीचर से नहीं सुनी होगी कि निर्वाचक मंडली क्या होता है। तो एक्चुअल में जनता जिन लोगों को वोटिंग करने के माध्यम से या फिर वोट करके चुनती है, तो वो पहले से चुने हुए होते हैं और चुने हुए सदस्यों से बनकर बनती है एक मंडली, जिसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। तो ये आपको यहाँ से ही पढ़ना है। अब निर्वाचक मंडल की बात करें तो हम सिर्फ संसद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव करवाएंगे तो निर्वाचक मंडल के अंदर अगेन वही संसद पार्टिसिपेट करती है। अब आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा, क्योंकि मैं खुद को यहाँ से एक बार के लिए हटा लेता हूँ। अगर संसद की बात करें तो अगेन वही, इसके अंदर लोकसभा आएगी और इसके अंदर राज्यसभा आएगी। सदस्य आपने पढ़े हैं, इसमें 543 एमपीज हैं, जबकि इसमें 245 एमपी है। अब चुनाव के टाइम पर होता क्या है? चुनाव के टाइम पर यह कहा जाता है कि संसद के सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित मेंबर होंगे वही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। निर्वाचित कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि लोकसभा के जो 543 मेंबर अपने पढ़े हैं, ये सभी के सभी निर्वाचित होते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर राज्यसभा की बात करें तो 245 में से मात्र 233 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं, सभी मेंबर निर्वाचित नहीं होते हैं। अब ये निर्वाचित है क्या? यानी कि जिन सदस्यों का चुनाव होता है उन्हें यहाँ पर बोलते हैं निर्वाचित है। यानी कि आम जनता जिनको वोटिंग करती है, वोट करके चुनती है। जैसे गांव में सरपंच है तो सरपंच की वोटिंग होती है भैया, आम लोग वोटिंग करते हैं, चुनते हैं, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। वैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से 245 में से 233 लोगों का निर्वाचन होता है। अर्थात रिजल्ट क्या आया? 3 और 3 6, 4 और 3 7, 5 और 2 7। यानी कि यहाँ से ट्विस्ट क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में 776 एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर हटाने की बात आए तो यहाँ पर सभी के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर सर आपने 245 में से 233 का आंकड़ा ही लिया है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा 12 मेंबर बचते हैं वो सर कहाँ गए? एग्जाम में पूछता है ये चीज़ें, इसलिए करवा रहा हूँ आपको मैं। जो 12 मेंबर बचते हैं वो कहाँ पर गए सर? ये जो 12 मेंबर हैं, ये हमारे देश के P4 बनता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ये लोग होते हैं मनोनीत। अब सर मनोनीत का अर्थ क्या बैठता है? इंग्लिश में इनको नोमिनेटेड कहा जाता है। मनोनीत है, नोमिनेटेड। अब इसका अर्थ ये बनता है कि इन 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, इनको राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। मतलब कि वैसे ही बोल देते हैं कि यार ये अच्छा है। अच्छा, अच्छा कौन होगा? अच्छा वो होगा जिसका भारत के अंदर कला में, साहित्य में, विज्ञान में, सामाजिक सेवा में अच्छा या फिर बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो, बहुत बढ़िया काम करके दिखाया हो, वो 12 मेंबर होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, एक महान क्रिकेटर, भारत के 100 शतक लगाने वाले, क्रिकेट ऑफ गॉड बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। तो बहुत एक बेहतरीन काम किया उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में, यानी कि खेल के क्षेत्र में। तो इनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए, कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो दो बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है, पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, आज तक किस व्यक्ति को हटाया है? तो आज तक किसी व्यक्ति को नहीं हटाया है, ये भी आपको यहाँ से याद करना है। साथ में एक बात आपको मैं और लिखवा दूँ। अच्छा, हटाएगा सर, ठीक है, हमने पढ़ा कि इनको हटाया जाएगा, नो डाउट, बट साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि संसद इनको पद से हटाती है। संसद इनको पद से हटाती है। तो संसद में लोकसभा भी है और संसद में राज्यसभा भी है। ये जितनी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारे आपको यहाँ से ध्यान से वीडियो को सुनना है, कवर करना है और अपनी नोटबुक के अंदर आपको ये बातें नोट करनी है। अब लोकसभा राज्यसभा दो अपने पास में हाउस है, तो हटाने की पहल कौन करेगा? लोकसभा में बिल रखा जाएगा कि राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा? तो कोई भी हाउस पहल कर सकता है, इनमें से कोई भी हाउस। तो इधर लोकसभा और राज्यसभा, इधर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कोई भी हाउस पहल कर सकता है। बस बशर्ते कि इन दोनों हाउसेज में से कोई भी एक हाउस के अगर 1/4 सदस्य कहे, कुल में से 1/4 मेंबर कहे कि हम राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं,
तो हटा सकते हैं। उसके बाद में बिल पास कैसे होगा, क्योंकि हटाने के लिए एक महाभियोग का बिल पास करना पड़ेगा। तो बिल पास दोस्तों होगा कैसे? बिल पास होगा विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। मैं खुद को प्रकट करता हूँ पहले। हाँ, अब ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के द्वारा, यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा। ये आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, इतनी बातें नोट करनी है आपको। उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल आपसे पूछता है। एग्जाम्पल आपसे हर जगह पूछता है। जितनी बातें आप पढ़ते हो हर के एग्जाम्पल तो आपको पता होने चाहिए। सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति बने हैं वर्तमान में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन 15 में से एक राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है। अब सर ये सर्वसम्मति है क्या? सर्व मतलब सभी, सम्मति मतलब सहमति, यानी कि सभी की सहमति से चुना गया है इनको। इसका एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर प्रसाद है, डॉक्टर राधाकृष्ण है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या फिर नीलम संजीवा रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो तो खैर रहेगा, आप सभी जानते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी है। खास बात क्या है सर? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि अभी तक का एक ऐसा एग्जाम्पल दो, ऐसे कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने हैं जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे। राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर थे। तो उनका नाम भी क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्या थे? LS मतलब लोकसभा, और लोकसभा के जो हेड होते हैं 543 में से वर्तमान में जो हेड बैठता है ओम बिरला जी, तो उनको बोलते हैं अपन लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले। ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। अब जाकिर हुसैन की बात की जाए तो खास बात क्या है? ये थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये बात भी आपको यहां से याद करनी है। और खास बात क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है ऐसे पहले देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हुई। पद पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका अर्थ क्या बनता है? अगर एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो कार्यकाल होता है 5 साल का। टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। पहले रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 2017 में राष्ट्रपति बनते हैं और 2022 में उनको पद से ही हटना पड़ा क्योंकि कार्यकाल उनका पूरा हो गया था 5 साल का। और 2022 के अंदर फिर द्रौपदी मुर्मू उनका स्थान ग्रहण करती है ना। तो कार्यकाल होता है 5 साल का। कब से होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। पद ग्रहण करने के, ना क्या लिखना है अपने को? पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की डेट से, ये आपको याद करना है। अब 5 साल का कार्यकाल है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 में 1967 में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। अब इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी कि 1972 तक का होगा। लेकिन दोस्तों मात्र 2 साल की अवधि में 69 में इनकी हो जाती है डेथ। बीमार थे, बीमारी का किसी पे बस है नहीं, और मौत तो निश्चित है, ये कभी भी आ सकती है ना। तो 69 में की डेथ हो गई, यानी कि 2 साल के बाद में इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पद के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। तो भारत के वो जो राष्ट्रपति है वो कौन है, नाम क्या है, जिनका पद पर रहते हुए डेथ हुई? तो पहले तो व्यक्ति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेकिन एक व्यक्ति और है जिनका चुनाव निर्वाचन हुआ था 1974 में, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और कार्यकाल इनका रहा था 77 तक। इनका नाम है फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद करना पड़ेगा। याद क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पर भारत में जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस टाइम पर देश के राष्ट्रपति थे फकरुद्दीन अली अहमद। सर अगर इंदिरा गांधी के टाइम पर लगता है आपातकाल तो इनको हम याद क्यों करें? क्योंकि आपातकाल जब भी देश में लगेगा तो उस आपातकाल की घोषणा की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद करना पड़ेगा 1975 75 की इमरजेंसी आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फकरुद्दीन अली अहमद, इनके द्वारा ही घोषणा की गई थी। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने भी 5 साल पूरे नहीं किए हैं, इनकी भी हो जाती है डेथ 77 में। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान डेथ हुई। तो ही ऐसे ही राष्ट्रपति हुए हैं, आपको यहाँ से याद करना है। पहले ही बात करते हैं तो डॉक्टर प्रसाद है। इनको चुना गया था 1950 में
इन्होंने काम किया 1962 तक, तो लगभग लगभग 12 साल बैठते हैं। 12 साल बैठते हैं, तो आज तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे कम पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ये आपको यहाँ से याद करना है। उसके बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये भी आपको याद करना है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं, कब से कब तक बने, 1962 में डॉक्टर प्रसाद के बाद में बनते हैं, और 1967 67 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपना काम किया था। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। और 67 में बात करते हैं तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बन जाते हैं। अब उसके बाद यदि बात की जाए तो आपको एक बात तो यहाँ से और नोट करनी है, ये जो डॉक्टर एस राधा कृष्ण है, एस राधा कृष्ण है, ये भारत के या राज्यसभा के प्रथम स्पीकर भी थे। राज्यसभा के सभापति बोलते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति भी रहे हैं। और इनकी ही याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीचर्स डे मनाया जाता है यानी कि हिंदी में कहेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक डेट आपको याद करनी है, 11 नवंबर। अब 11 नवंबर को खास बात क्या है, 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। आपको डिफरेंस फील करना पड़ेगा, यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है इसकी याद में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में। अबुल कलाम आज़ाद की याद में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ये पहले पहले शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। और ये जो डॉक्टर एस राधा कृष्ण है, ये शिक्षक थे यानी कि टीचर थे, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये सभी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अब यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, एक ही बात नोट करनी है, और वो क्या है, पुनः निर्वाचन की दोबारा से निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम मैं 10 बातें सिखाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के पास में शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी यहाँ से कुछ सीख सके। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। अब पुनः निर्वाचन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये पूछा आपसे कि राष्ट्रपति का क्या दोबारा से निर्वाचन किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि इसका जवाब रहेगा यस। लेकिन ये जो यस लिखा है, ये लिखा कहाँ पर है, आर्टिकल 52 में, 54 में, 55 में या फिर 57 में। ये बात लिखी है सबसे लास्ट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 57 में। ये आपको यहाँ से नोट करना है। 57 में है पुनः निर्वाचन। अब एग्जाम्पल दो सर, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल हो जाएगा भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 1950 से लेकर 1952 तक संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे और बनते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 1952 में प्रथम बार पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। 52 से 57 5 साल पहले टर्म में काम किया। उसके बाद 1957 में जब दोबारा से चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तब फिर से ये चुने कर आते हैं और 1962 तक इन्होंने काम किया, अप्रोक्सीमेटली टोटल 12 साल तक काम किया। तो एक बार तो चुने गए 1952 में और दूसरी बार चुने गए 1957 में। तो एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, ये बात तो यहाँ से कवर होती है। तो क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पर लिखा है, 57 में लिखा है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ये बात आपको यहाँ से नोट करनी, याद करनी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, हो सकता है। अब उसके बाद में 52 की बात करें तो 52 में लिखा क्या है, 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति के पद की बात की जाती है। उसके बाद में ये जो भारत के राष्ट्रपति है, ये है भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, यानी कि पहला नंबर आता है संवैधानिक पद में, पहला नंबर आता है इनका। सेकंड नंबर आता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का, सेकंड नंबर आता है उपराष्ट्रपति का। और थर्ड नंबर बात करें तो वो आता है भारत देश के प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, तीसरा नंबर आता है। अब इनके पद से लेकर आर्टिकल पूछता आपसे, तो राष्ट्रपति का जिक्र है संविधान के आर्टिकल नंबर 52 के अंदर, जो संविधान का पहला पहला पद है। दूसरा पद है उपराष्ट्रपति, इनके पद की बात है 63 में, 63 में। और तीसरा पद है देश का प्रधानमंत्री,
इनका जिक्र है आर्टिकल नंबर 74 में। अब याद कैसे करना है? याद आपको कुछ इस प्रकार से करना है दोस्तों। अगर 52 में मैं प्लस करता हूँ 11 तो आउटपुट आएगी 63। अगर मैं 63 में ऐड करता हूँ फिर से 11 तो आउटपुट आएगी 74। अब अपन ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। 3 पद पढ़े हैं, इक्का दुगा तिक्का पटा पानी कैसे पढ़ा है? प्रथम पद देश के राष्ट्रपति का है, सेकंड पद उपराष्ट्रपति का है और तीसरा पद किसका है? प्रधानमंत्री का है। 3 पद अपन ने पढ़े हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल नंबर 52 में है, उपराष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल नंबर 63 में है और प्रधानमंत्री का जिक्र आर्टिकल नंबर 74 यानी कि 74 में है। 52, 63 और 74। 52 में प्लस किया अपन ने 11 तो 63 है, 63 में प्लस की 11 अपन ने तो 74 बनता है। तो आपको ट्रिक के साथ में आपको पढ़ना है, याद करना है। एक अपने को यहाँ पे पता लगता है क्या कि भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, फिर उपराष्ट्रपति का नंबर आता है, फिर प्रधानमंत्री का नंबर आता है और 4 नंबर पर बात करें तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नंबर आता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यों का जो अध्यक्ष होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा और आपसे क्या पूछेगा? अगर पूछे आपसे कि इनको, अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज, कम से कम आयु क्या चाहिए? तो 35 वर्ष पूरी कर चुका हूँ। साथ साथ में आपको नोट क्या करना है कि एक तो बात करते हैं अपन भारत देश के राष्ट्रपति की, दूसरा भारत देश का उपराष्ट्रपति वीपी फॉर वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे पद की बात करें तो जी फॉर गवर्नर, राज्यों का राज्यपाल। अगर इन तीनों में से अपने को कुछ भी बनना है तो अपने ऊपर बाप रहे कम से कम 35 साल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें, अधिक से अधिक आयु क्या चाहिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अधिकतम चाहे वो 100 साल का व्यक्ति हो, 200 का, 500 का, 600 का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब बन सकता है तो और क्या है यहाँ पर? बनने के लिए क्या चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को भारत देश का राष्ट्रपति बनना है तो उसको चाहिए कि उम्मीदवार के रूप में जब वो नामांकन अपना दाखिल करता है तो 50 तो कम से कम उसके पास में अनुमोदक चाहिए और 50 से उसको चाहिए क्या? प्रस्तावक। यह आंकड़ा आपको पढ़ना, याद करना है। यानी कि उसके पास में 100 व्यक्ति होने चाहिए और ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक क्या है? ये एमपी और एमएलएज, इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं वो एमपी एमएलए कोई भी हो सकता है। 100 व्यक्ति चाहिए। साथ में इनको क्या चाहिए? ₹15,000 की जमानत राशि इनको जमा करवानी पड़ेगी। कहाँ पर करवानी पड़ेगी? आरबीआई में सबमिट करवानी पड़ेगी। और साथ में आपको नोट ये करना है कि अगर कुल वैध मतों का, कुल वोटिंग का, कुल वोटिंग का, वोट का, कुल वैध मतों का अगर किसी भी व्यक्ति को 1/6 भाग नहीं प्राप्त होता है तो उस भाई साहब की जो जमानत राशि है यानी कि सिक्योरिटी मनी है, और सिक्योरिटी मनी कौन सी? ये जो 15,000 रुपये वाली है, ये इनकी जब्त कर ली जाएगी। ये बात भी आपको ऐसे नोट करनी है। उसके बाद में और नोट क्या करना आपको? राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? वर्तमान में की सैलरी है ₹5 लाख। कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। तो ये भी आपको नोट करना है। भारत की संचित निधि से इनको सैलरी दी जाती है, यानी कि जहाँ पर भारत सरकार का पैसा इकट्ठा होता है वहाँ से इनको सैलरी मिलती है। ये बात भी आपको यहाँ से नोट कर लेनी है। उसके बाद में अगर पेंशन की बात की जाए, इनको पेंशन ये मिलती है वर्तमान में ₹1.5 लाख। कहाँ से मिलती है? भारत की संचित निधि से ही इनको पेंशन दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती है? क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहली बात, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और चौथा बनता है कि लोकसभा का मेंबर बनने की वो योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, ये होना चाहिए। साथ में अगर कहे कि जी पढ़ा लिखा होना चाहिए क्या भारत देश का राष्ट्रपति, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो इसका जवाब रहेगा नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता है। तो ये भी बात आपको यहाँ से नोट करनी है। उसके बाद सवाल उठता है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? भारत देश के राष्ट्रपति को शपथ यानी कि ओथ कौन दिलाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? CJI,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। अब ये है कौन? अब ये है कौन? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो इसके अंदर कुल मिला के 34 जज होते हैं। इन 34 में से एक होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 होते हैं अन्य जज। जज बोल दो, न्यायाधीश बोल दो, बात तो सेम रहेगी। अब एक सीजीआई है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजीआई दिलाते हैं। वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। और अगर ये अपसेंट है, अगर ये भाई साहब अपसेंट है, अपने पद पर नहीं है, तब कौन दिलाएगा? फिर इन 33 में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, यानी सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सेकंड क्यों बोला है? इसलिए बोला क्योंकि पहला सीनियर मोस्ट होता है सीजीआई, अगर ये अपसेंट है तो इनके बाद में इन 33 में से सबसे ऊपर यानी सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये इनको शपथ दिलवाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि त्यागपत्र कौन किसको देगा भाई? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उल्टा होता है, P4 बनेगा प्रेसिडेंट और VP4 बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र सौंपते हैं P4 प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को। तो उल्टा होता है, आपको यहाँ से याद करना है। अगला पॉइंट ये है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है भाई, तो काम कौन करेगा? VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट करेगा। अगर ये भी अपने पद पर नहीं है तो काम कौन करेगा भाई? फिर काम करेगा CJI। ये भी अपने पद पर ना है तो फिर सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम करते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यदि पद पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो फिर उनके स्थान पर काम कौन करेगा? सीजीआई करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ये आपसे पूछा है। डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? देखो, आपको मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई है कुछ भी आलतू फालतू का नहीं है, सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो यदि आप क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन भी करते हैं तो कम टाइम के अंदर आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपको ये क्लासेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। बस करना क्या पड़ेगा कि जो सीरीज़ मैंने चलाई है इसको आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, A to Z आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो। तो इसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है कि ऐसा कौन से राष्ट्रपति है जिनकी डेथ मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप आसानी से कर दोगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपने पढ़ा है सर। क्या पढ़ा आपने सर? आपने ये बताया था कि ये थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, 5 साल होते हैं 72 में, लेकिन 69 में मात्र 2 साल में इनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। उनकी डेथ जो है वो 1974 में चुने गए थे। 1977 में कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो तो रहेगा ये। उसके बाद में अगर बात करें तो इनके बारे में अपने बात कर ली है, इनके बारे में बात कर ली है। हाँ, वीवी गिरी कौन है भाई? वीवी गिरी कौन है? तो अगर बात करें अपन 1967 में जब राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो इनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई। तो उसके बाद में रूल ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी भी कारणवश तो उनके स्थान पर काम करेंगे उपराष्ट्रपति। अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। तो उस टाइम पर 1969 के अंदर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं VP4 वाइस प्रेसिडेंट, वो थे VV गिरी। तो ये बन जाते हैं मात्र 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो उनके स्थान पर काम करेंगे उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीने के लिए। और वो 6 महीने इसलिए होते हैं ताकि नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सके। उसके बाद में VV गिरी बन जाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। परंतु इनको बनना था एक्चुअल में राष्ट्रपति। तो 2 महीने के बाद में VV गिरी ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। त्यागपत्र सौंपा तो अब ये पद फिर से खाली हो चुका है। तो फिर इनके स्थान पर काम कौन करेगा? CJI काम करेगा। CJI थे उस टाइम पर मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। उसके बाद में 1969 की बात है। चुनाव के अंदर VV गिरी जीत जाते हैं और VV गिरी बनते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनके टाइम पर सेकंड टाइम जनगणना करवाई गई थी। जनगणना तो नहीं बोलेंगे, मतगणना बोलेंगे। दूसरे चरण की मतगणना करवाई गई थी इनके टाइम पर। तो ये बात आपको यहाँ से नोट करनी है और याद करनी है। अच्छा, कैसे जीते थे? निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवार है ये, निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवार है। इनका कोई पार्टी नहीं थी, कोई दल नहीं था इनका। ये बात आपको यहाँ से याद करनी है।
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अपॉइंटमेंट, देखो राष्ट्रपति के पास में ना बहुत सारी पावर होती है अपॉइंटमेंट करने की, लेकिन इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट वो नहीं करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल्कुल करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, परंतु जो ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी होता है चुनाव यानी कि निर्वाचन, और जिसका निर्वाचन होगा उसकी नियुक्ति का की निर्वाचन होता है, तो इनका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, आम जनता वोटिंग नहीं करती है, अप्रत्यक्ष होगा इनका निर्वाचन। ओके, रिपोर्ट है। यहाँ पर भी बनता है निर्वाचक मंडल, यहाँ पर भी बनता है निर्वाचक मंडल, और साथ में आपको नोट ये करना है कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, तो संसद के सभी सदस्य। अगर मैंने लिखा संसद के सभी सदस्य इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि लोकसभा के जो 543 मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और राज्यसभा के जो 245 मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5 3 8, 4 और 4 8, 5 2 7, 788 MP पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये है सही आंकड़ा। और जिसका चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वहां पर क्या नहीं होगा भाई? वहां पर किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी, आपको यहाँ से याद करना है। अच्छा, उपराष्ट्रपति होते कौन है? तो अपन ने पढ़ा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ से नोट करना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है। कमेंट में ये करें कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो, तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा, ये आपसे पूछा है। काफी लड्डू क्वेश्चन लगेगा आपको ये, क्योंकि इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जब राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो और वाइस प्रेसिडेंट की उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, तो इनके स्थान पर काम कौन करेगा, ये आपसे पूछा है। हमने क्या पढ़ा कि जब हुसैन साहब की, डॉक्टर जाकिर लिखूंगा यहाँ पर मैं, जब जाकिर हुसैन की डेथ होती है 69 के अंदर, तब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, तो इनके स्थान पर काम किया भारत के उपराष्ट्रपति जो थे वी गिरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन काम करेंगे 6 महीने के लिए, परंतु 2 महीने के बाद में इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया, रिजाइन दे दिया, तो पद यहाँ पर ये भी खाली हो चुका है। उसके बाद में फिर नंबर किसका आएगा? फिर नंबर आएगा CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये बने थे भारत के उपराष्ट्रपति, सॉरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, और इनका यहाँ पर नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो जब राष्ट्रपति भी पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो, तो फिर काम कौन करेगा? CJI काम करेंगे। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं, आपसे पूछा है। तो सेशन बुलाए जाते हैं, संसद में सेशन बुलाए जाते हैं, का आयोजन करना हो या फिर इनका स्थगन करना हो, इनके सस्पेंड करना हो, तो काम किसके परामर्श के बाद होते हैं? ये काम होता है प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद में, ये आपको यहाँ से नोट करना है। अच्छा, सेशन की बात की जा रही है, तो भारत में जो सेशन है, अब लोकसभा भी काम करती है, राज्यसभा भी काम करती है, तो वो सेशन के अंदर ही काम करती है। सेशन को आप कुछ इस प्रकार लिखते हैं। सेशन किसकी बात की जा रही है? संसद के सेशन की बात की जा रही है, यानी कि लोकसभा का सेशन होगा और राज्यसभा का सेशन होगा, ये आपसे पूछा है। अगर बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत सेशन बुलाए जाते हैं, तो अनुच्छेद तो रहेगा 85। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किसके परामर्श के बाद में? तो मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाया जाता है। उसके बाद में सेशन होता कितने प्रकार का है? सत्र के प्रकार क्या है? 3 प्रकार का होता है भारत के अंदर। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है समर सेशन, जिसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। इसको आप बजट सेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सेशन में बजट को पेश किया जाता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र। तीसरा सेशन होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन, जाड़े के टाइम पर जो बुलाया जाता है। अब सबसे बड़े छोटे की बात करें, तो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है सबसे बड़ा, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है,
एक टाइम पर ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं। और शीतकालीन सेशन होता है सबसे छोटा, मात्र 15 से 20 दिन का ये सेशन चलता है। अब आगे आने वाला है क्योंकि जाड्डा अभी आया है। इनके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं आप विशेष सत्र, ये कभी कभार बुलाया जाता है। जैसे अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, एक कानून बना है, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पर चला विशेष सत्र 5 दिन का, कि किसी विशेष मुद्दे पर ही बुलाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस सेशन को बजट सेशन के नाम से जानते हैं, तो ग्रीष्मकालीन सेशन को बजट सेशन के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा सत्र यही होता है, ये आपको यहाँ से याद करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर पूछे कि दो सेशन के बीच में गैप कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने का हो सकता है। यानी ग्रीष्मकालीन सेशन या फिर मानसून सेशन, इनके बीच का गैप 6 महीने हो सकता है। मानसून सेशन या फिर शीतकालीन सेशन का गैप 6 महीने का हो सकता है। तो मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। ये नोट आपको यहाँ से करना है। जब छुट्टी हो जाती है सबकी तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। जब सेशन की समाप्ति होती है उसको बोलते हैं सत्रावसान। ये सत्रावसान करता कौन है, तो ये करते हैं भारत देश के राष्ट्रपति। ये भी आपको यहाँ से नोट करना है, याद करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, इनमें से क्या रहेगा सही उत्तर। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति को कोई भी कानूनी सलाह चाहिए या फिर कानूनी जानकारी चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पद है भाई, और भारत का सबसे बड़ा पद है, तो कानूनी जानकारी इनको कौन देगा, जो कानून की जानकारी रखता है वही देगा। रखता कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट रखता है, हाई कोर्ट रखता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा पद है, तो देश के सबसे बड़े कोर्ट से ही सलाह करेगा। और देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह वगैरह करेगा। लेकिन ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है 143, अनुच्छेद 143। मोस्ट मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। टी फॉर भारत के प्रेसिडेंट है। अगर इनको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो किसके पास जाएगा, एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, ये देगा सलाह, ये देगा। अब जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा उसको माने या ना माने, राष्ट्रपति की मर्जी बैठती है। और राष्ट्रपति जो भी सलाह मांगती है सुप्रीम कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट दे तो दे, नहीं तो ना दे, इनकी मर्जी बैठती है। ठीक है, ये बात भी आपको आंसर नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा कहा है और किस व्यक्ति ने कहा है, तो अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। 32 में क्या होता है, फंडामेंटल राइट को परिवर्तन में कराने की शक्ति होती है। और 5 तरह की रिट यहाँ पर जारी की जाती है, 5 तरह की रिट होती है। और रिट जो होती है वो कहाँ से लिया अपन ने, ब्रिटेन के संविधान से अपन ने रिट को अपनाया है, ये भी आपको याद करना है। और जो 5 रिट होती है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, कोवरेंटो है, सरसोरारी है, प्रोहिबिशन है। तो 5 तरह की रिट में आपको 3 तो पढ़नी पढ़नी है। कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस पढ़नी है आपको, मैंडमस पढ़नी है आपको, कोवरेंटो पढ़नी है आपको। क्यों पढ़नी है, क्योंकि 3 के 3 क्या है, इंपॉर्टेंट बैठती है। ठीक है, पूरी वाले पार्ट के अंदर करेंगे। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। तो अल्टीमेट बात यहाँ पर क्या है कि अगर भारत युद्ध में व्यस्त होता है या फिर भारत पे कोई देश आक्रमण करता है, तो उस टाइम पर युद्ध की घोषणा कौन व्यक्ति करेगा। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉब करना आसान है, राष्ट्रपति करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर देखो, अगर मैं लिखूं 18, तो यह है संविधान का भाग नंबर। भाग नंबर 18 है, तो ऐसे बनेगा 18 और ऐसे बनेगा आपातकाल। पहले 2 पॉइंट अपने को क्या पढ़ने हैं कि आपातकाल का जो प्रोविजन है, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अपन ने कहाँ से लिया है भाई। कंसेप्ट अपन ने लिया कहाँ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 से। उसके बाद आपको याद क्या करना है कि अगर आपातकाल देश में लागू है और उस टाइम पर देश के जो लोग हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको कई बार सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंड करेंगे। तो फिर ये कंसेप्ट अपन ने कहाँ से लिया है, ये लिया है जर्मनी के संविधान से। दोनों के दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं, मेरे एक एक शब्द पे आपको गौर करना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब आपातकाल लगा है यानी कि देश के अंदर उकवाड़ स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आपातकाल होता है भारत में 3 प्रकार का, कौन कौन सा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल्स, पी आर फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं या फिर राज्य का आपातकाल बोलते हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। 3 टाइप का होता है। अब उसके बाद में
राष्ट्रीय आपातकाल जो है भाई, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 352 में, प्रेसिडेंट्स रूल है 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में है। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि पूरे देश में या फिर देश के किसी भी हिस्से में लगने वाला आपातकाल। अब तीनों टाइप की आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? घोषणा करने की पावर होती है भारत देश के राष्ट्रपति के पास में। ये तो आपसे पूछा है कि घोषणा कौन करेगा। तो आपातकाल चाहे कोई भी हो यहाँ पर, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल है, चाहे राष्ट्रपति शासन है, चाहे वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तीनों की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ये बात आपको यहाँ से नोट करनी है और याद करनी है। इनमें से आप एक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे आप? सबसे पहला पहला पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे आप? अपने को पढ़ना क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी है, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 352 के अंदर है। तो 52 में यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट जो होती है, केंद्रीय कैबिनेट, इस कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करते हैं। अब कैबिनेट जो शब्द है संविधान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल नंबर 352 में ही रिपीट हुआ है। ये आपको यहाँ से याद करना है। साथ में अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, वो पूरे भारत में भी लग सकता है और देश के किसी हिस्से में भी लग सकता है। लेकिन जब ये आपातकाल लगेगा तो इसके बेस कितने बनते हैं, आधार कितने बनते हैं? आधार बनते हैं दोस्तों, 3 आधार बनते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? युद्ध, अगर भारत देश का किसी के देश पास में युद्ध छिड़ जाए, या फिर बाह्य आक्रमण, बाहरी देश अगर अटैक कर दे भारत के ऊपर उस कंडीशन में, या फिर अभी है संविधान के अंदर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि भारत के अंदर ही भारत के लोग ही अगर विद्रोह कर दे हथियारों के साथ में, तो बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह। अब इस शब्द के स्थान पर था पहले, इस शब्द के स्थान पर पहले था आंतरिक अशांति। 1975 का जो आपातकाल लगा है वो आंतरिक अशांति के बेस पर लगा है, हमने पहले पढ़ा है भाई, आंतरिक अशांति। इस शब्द को यहाँ पर चेंज किया गया, और चेंज कब किया गया? ये था 44वां संशोधन 1978, यानी कि 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर था आंतरिक अशांति, क्योंकि 1975 का जो आपातकाल है वो लगा था आंतरिक अशांति के बेस पर। लेकिन 78 के अंदर इसको चेंज किया गया और आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द को जोड़ा गया, वो है सशस्त्र विद्रोह। ये आपको नोट करना है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है? 3 बार। 1962 में भारत चीन युद्ध में, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के बेस पर। अगर पूछे कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो वो है इन्फिनिटी। एक बार में कितने टाइम तक भाई ये आपातकाल लगा रह सकता है, बशर्ते कि 6-6 महीने में पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किया जाना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितनी बातें मैंने आपको साथ साथ में बताई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सभी के सभी पढ़ना है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके घर पर आप तक पहुंच जाए। वही बातें पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास में। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, हमारे साथ में जुड़ना है, तो हिसार के अंदर, हरियाणा हिसार में आप जुड़ सकते हो। एडी क्लासेस है, बस स्टैंड के पास में, हरीश नगर में, गली नंबर 1, जानकी हॉस्पिटल के पास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।